हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने लोकतंत्र की जो विशेषताएं थी उनके बारे में और लोकतंत्र के गुण दोष के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लोकतंत्र में जो सहायक तत्व हैं या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे लोकतंत्र को फ़ायदा होता है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अपन इसी तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। तो बात करते हैं अपन लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व या सहायक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। पहली बात तो अपन ये करें कि अगर लोकतंत्र नहीं हो तो क्या होगा, कि जिस तरह से पहले जब था राजतंत्र तो उसी तरह से आज भी हो सकता है। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट था, उसके बाद जो यूरोप था उसके अंदर लोकतंत्र की जगह अधिनायकवाद स्टार्ट हो गया था। और आज अपने वर्तमान की बात करें तो एशिया और अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है, तो इनके कुछ देशों में ये समस्या आ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है और कुछ ना कुछ नया होने की संभावना है। तो देखो कौन कौन से सहायक तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहला शांति और व्यवस्था, मतलब कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, शांति और व्यवस्था है। कि देश के अंदर की आंतरिक शांति या फिर देश बाहरी आक्रमण से भय मुक्त होना जरूरी है। देखो, कई बार क्या होता है कि देश के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे देश के अंदर आंतरिक शांति को खतरा रहता है। लोग मतलब छोटे छोटे विद्रोह करते रहते हैं, आगजनी, तोड़फोड़ या फिर विद्रोह के रूप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या है, जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसके अलावा जैसे कोई बाहरी युद्ध का खतरा हो तो उससे भी क्या है, लोकतंत्र अपना खतरे में पड़ता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वापस से अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र के रूप में विकसित हो सकता है। उसके बाद देखो, अगला अपना सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि लोकतंत्र की जो अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी जरूरी है। क्योंकि आज भी अगर अपन अपने देश की बात करें कि अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा लगातार गिरती जा रही है, तो ये भी क्या है, एक खतरा उत्पन्न कर सकती है आने वाले समय में। तो इसके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, अपने देश के अंदर रोजगार के अच्छे साधन होने चाहिए और लोगों को कम से कम इतना जरूर मिल जाए कि उनके खाने पीने का आराम से जुगाड़ हो सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से क्या है कि देखो, पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो इस समय जर्मनी और इटली थी, तो उन दोनों देशों के अंदर अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई और इस वजह से जो एक वर्ग था या फिर एक राजा था उसकी तानाशाही पैदा हो गई और वहाँ पे तानाशाही शासक स्थापित हो गया। उसके बाद देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो पूर्वी यूरोप था उसके अंदर भी अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण वहाँ पे साम्यवाद स्थापित हो गया था। उसके बाद देखो कि अगला जो पॉइंट है अपना, आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, कि हमने को अमीर और गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन दोनों का भेद मिटाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश के अंदर एक वर्ग अमीर और दूसरा सिर्फ और सिर्फ गरीब, तो ये दोनों वर्ग रहेंगे तो काफ़ी बड़ी समस्याएं पैदा होने लग जाएगी। क्योंकि अमीर वर्ग ये सोचेगा कि हम सबसे बड़े हैं, तानाशाह हैं, और जो गरीब वर्ग है वो बेचारा मजबूरी में अपनी आवाज नहीं उठा सकेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मध्यम वर्ग का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों पे तानाशाही करेंगे या फिर उन पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे लोकतंत्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो है सामाजिक न्याय की स्थापना करना, मतलब जो सामाजिक न्याय है, समाज के अंदर लोगों के अंदर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव हो रहा है तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जिस प्रकार किसी एक समुदाय, जाति या फिर धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या फिर जन्म के आधार पे, तो इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव हो रहा है तो ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर सकता है। उसके अलावा अगर किसी के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है तो सबको कानूनी संरक्षण प्रदान होना चाहिए, क्योंकि मतलब सबको समान अधिकार रहेगा। तो अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपन कानूनी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भेदभाव नहीं हो रहा है, सारे मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, सब में भावनात्मक एकता स्थापित होगी और लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद देखो,
शिक्षित व जागरूक होना, लोगों का शिक्षित और जागरूक होना भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको समझ नहीं पाते कि हमें लगता है कि यह हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो कुछ समस्याएं या जो प्रक्रिया है, इनको समझने में समर्थ होने के लिए अपने को शिक्षित और जागरूक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार देखो, एक बात तो ये होती है कि सरकार अपने फायदे के लिए कोई काम कर रही है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता, तो इसके लिए अपने को एजुकेटेड होना जरूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसी भी होती है कि सरकार ऐसी नीतियां बना देती है जो क्या है, पब्लिक के लिए नुकसानदायक है। एक स्पेशल कोई वर्ग होता है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए होता है, तो उसके लिए अपने को शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। ऐसी नीतियां जो बनाते हैं कि जो अपने लोकतंत्र के लिए खतरा हो या फिर आमजन के लिए खतरा हो, तो उनके लिए विरोध करना भी जरूरी होता है। कि हमें लोकतंत्र में, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि लोकतंत्र में अपने को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का भी अधिकार है। मतलब अगर अपने को सरकार की नीतियां या फिर कोई ऐसी जो प्लान है वो अपने को पसंद नहीं आ रही, या जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, तो हम उनके लिए आंदोलन कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जनमत का निर्माण के लिए हमने जो संचार के जो साधन है, जैसे प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, साहित्य, सिनेमा, दूरदर्शन, ये सारे के सारे सरकारी नियंत्रण से बाहर होने चाहिए। इन पे सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें ये सारे का सारा ऐसा लगता है कि ये अपनी जो आमजन है या फिर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखने में आया है, अभी थोड़े दिन पहले अखबार के अंदर न्यूज आई थी कि लगभग 39% लोग जो न्यूज चैनलों वाली जो न्यूज है उन पे यकीन ही नहीं करते कि सही है या गलत है, सारी की सारी फेक मानते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ऐसे कि जो ये मानते हैं कि ये न्यूज चैनल जो है ये क्या कर रहे हैं, फालतू का भड़काने का काम कर रहे हैं, जो अपना सांप्रदायिक सौहार्द है इनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सरकारी नियंत्रण से बाहर होने चाहिए, जिससे क्या हो, लोकतंत्र को फायदा हो। और देखो, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, इसलिए क्या है कि ये अपने पास प्रेस या फिर रेडियो या जो साहित्य, सिनेमा के आधार पे क्या कर सकते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी हो, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कई जो निम्न तबके के लोग होते हैं बेचारे, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता कि वो अपनी पहुँच या फिर लोगों तक, मतलब जो बड़े लोग हैं उन तक पहुँचा सके, या जो नेता वगैरह हैं उन तक अपनी बात पहुँचा सके, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा साधन होता है। इनके द्वारा आजकल अपन देखें कि सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप पे अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का ये काफ़ी अच्छा जरिया है। तो ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होने जरूरी है, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र को फायदा होगा। उसके बाद देखो, नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र, तो ये तीनों के तीनों क्या है, लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि अपना नागरिक हो या फिर जो नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र है, तो ये सारे के सारे जरूरी हैं। तीनों लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और इनसे क्या होता है, लोगों के अंदर उदारता, सहिष्णुता, सहानुभूति, सेवा और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। मतलब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। और इससे क्या होती है, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होने से क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और सारी की सारी बताते हैं, आपने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था कि लोकतंत्र की जो समस्त शक्तियां हैं वो जनता के अंदर निहित है। अगर जनता चाहेगी तो लोकतंत्र अच्छे से बना रहेगा, कोई भी खतरा पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, नागरिक स्वतंत्रताएं, कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों के लिए जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, कई समस्याएं आती है कि जो नागरिक हैं वो बेचारे दब कर रह जाते हैं, उनकी आवाज़ दब कर रह जाती है, या कमजोर या शोषित जो वर्ग है उनके विचार दब के रह जाते हैं, तो उनके लिए कुछ स्वतंत्रताएं जरूरी है। तो उनमें देखो, सबसे पहला कि कोई भी नागरिक है वो अपने विचार प्रकट कर सकता है कहीं पे भी, उसको अभिव्यक्ति का अधिकार है। दूसरा, कोई संगठन बना सकता है। उसके अलावा सभा करने का अधिकार है, मतलब किसी भी प्रकार की शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। उसके अलावा शांतिपूर्ण आंदोलन करने का और सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करने का अधिकार है। मतलब अगर
कोई समस्या पैदा हो तो उसके लिए अपन शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सरकार की जो नीतियां हैं वो अपने को पसंद नहीं आ रही या फिर लोगों के खिलाफ है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगला जो है सरकार का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन। देखो एक तो होता है सरकार का केंद्रीकरण, एक विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है कि सारी की सारी जो सरकार है उसका एक राजा हो जाता है, मतलब तानाशाही जो शासन बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है, सरकार का केंद्रीकरण कहलाता है। उसके अलावा देखो जो सरकार का विकेंद्रीकरण है तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जनता का हर एक वर्ग शासक हो सकता है, मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी मतलब नेता बन सकता है या फिर कोई भी इनमें एमएलए एमपी जो भी है वो बन सकते हैं। तो देखो जो केंद्रीकरण होता है उससे क्या होता है, अधिनायक तंत्र का जन्म होता है, मतलब जो अधिनायक तंत्र है उसका जन्म होता है। और लोकतंत्र से क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, और विकेंद्रीकरण से अपनी जो जनता का हर एक वर्ग शासन के रूप में शामिल हो सकता है। अब देखो विकेंद्रीकरण है उससे ही क्या होता है, स्थानीय स्वशासन की स्थापना होती है। और स्थानीय स्वशासन की स्थापना से क्या होता है कि कोई भी आम नागरिक है उसकी शासन के अंदर रुचि पैदा हो सकती है और इससे लोगों में नागरिकता की शिक्षा हासिल होती है। उसके बाद देखो लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के अंदर। देखो कई बार हमने मारवाड़ी में एक कहावत है कि 100 जख्यो और 1 लिख्यो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो लिखित संविधान है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर अपन कोई बात कहें, अभी मैं बोल रहा हूँ ये इसका तो चलो मान लो कि प्रूफ है, वीडियो बन रहा है, लेकिन अगर मैंने कोई बात ऐसे बोल दी जो क्या है काफ़ी लोगों के कानों तक गई, काफ़ी तक नहीं गई, या फिर मेरी बात सत्य है या असत्य है, अगर मैंने उसके लिए असत्य है तो भी मैंने मना कर दिया तो कर दिया, लेकिन अगर यही बात रिकॉर्ड की हुई है या फिर लिखी हुई है तो उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती और लोगों में विश्वास ज़्यादा होता है। तो लिखित संविधान में ये ज़्यादा जरूरी है कि संविधान लिखित होने के कारण लोगों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती और कोई भी प्रकार के भेदभाव की भी कल्पना अपन नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि बहुमत के आधार पे जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है तो वो क्या करेगी, बहुमत के आधार पे कोई भी फैसला ले सकती है, संविधान के अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेगा, अधिनायकवाद को जन्म देगा, जिस तरह से हिटलर ने किया था। हिटलर ने जर्मनी के अंदर तानाशाही स्थापित की थी, वो इसी तरह से की थी कि वहाँ पे उसने बहुमत प्राप्त कर लिया था और बहुमत के आधार पे उसने पूरी तरह से जर्मनी में अधिनायकवाद की स्थापना कर ली थी। उसके बाद देखो स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका, क्योंकि देखो न्यायपालिका हर एक देश की जो रीढ़ बोल सकते हैं अपन, रीढ़ की हड्डी होती है मजबूत बनाने के लिए। देखो कि हम ऐसे बात करें कि जो अपनी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका है तो उसके अत्याचारों से अगर अपने को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए अपने पास शक्तिशाली न्यायपालिका होनी जरूरी है, जिससे क्या है अगर किसी के अंदर अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने अत्याचारों के लिए न्यायपालिका में शरण ले सकता है, जिससे उसको न्याय मिल सकता है और लोकतंत्र अपना बना रह सकता है। उसके बाद देखो योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी, देखो अपन बात करते हैं कर्मचारियों की, अपन कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखें या फिर जो अपने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो योग्य होने चाहिए। कई बार अपन ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो वो इलिटरेट होता है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके अलावा उसको राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं होता, और ऐसे लोगों को हम चुन के और काफ़ी ज़्यादा अपने लिए ही नुकसान पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होगा बंदा, जागरूक होगा, तो वो क्या करेगा, अपने हित में काफ़ी ज़्यादा योजनाएं लेके आएगा, जिससे अपनी सोसाइटी को, अपने पूरे स्टेट को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। उसके अलावा जो कर्मचारी है उनका निष्पक्ष होना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर कर्मचारी है, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर कोई भी ये प्रतिनिधि हो, अगर ये किसी एक वर्ग के साथ भेदभाव करेंगे तो जो लोग निम्न तबके के हैं या फिर जो गरीब लोग हैं तो उनके बेचारों की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा होगी, क्योंकि उनके लिए कोई भी हित की योजनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो अपना कर्मचारी है उनका योग्य और निष्पक्ष होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उसके बाद देखो स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, देखो दलीय व्यवस्था मतलब अगर अपन बात करें पार्टियों की, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनका स्वच्छ और सुसंगठित होना जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है, अभी अपन एग्जाम्पल लें अपनी इस लोकसभा की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सांसद ऐसे बने हैं जो क्या है, जिन पे काफ़ी ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। तो ये क्या है, लोकतंत्र के लिए
खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनने की बजाय हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो क्या हो, पूरी तरह से साफ छवि वाले हो, स्वच्छ हो। उसके अलावा जो दल है अपना वो सुसंगठित होना जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर कहीं पे भेदभाव हो रहा है, आपस में लोगों में खींचतान हो रही है, तो वो क्या करेंगे, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि काफ़ी पार्टियों के अंदर ये है कि एक ही जो परंपरा है वो चली आ रही है काफ़ी लंबे अरसे से, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, बस परिवारवाद चल रहा है। तो ये क्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद देखो, योग्य व निष्ठावान नेता, मतलब अपना जो नेता हो वो योग्य होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। मतलब किसी ऐसे नेता को नहीं चुने जो पब्लिक के लिए नुकसानदायक हो, या फिर लोगों को आपसी जो फूट डालने वाला हो, लोगों की भावनाएं भड़काने वाला हो, या फिर अपने हित में काम करने वाला नहीं हो। उसके बाद देखो, सार्वजनिक हित की योजनाएं, मतलब अपने को लोकतंत्र ये फायदा देता है कि सबके समान हित की योजनाएं लागू होनी चाहिए। जैसे मान लो कृषि और उद्योगों में संतुलन बना के रखा जाए, जिससे क्या अपनी राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि होती रहे। और जैसे अपने पास कमजोर व श्रमिक वर्ग हो तो उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। वरना क्या होगा, देखो कृषि और उद्योगों में सामंजस्य से जो किसान वर्ग है या फिर जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जो लोग कमज़ोर व शोषित वर्ग है तो वो क्या करेगा, हमेशा नीचे दबता आया और नीचे दबता ही रह जाएगा। उसके बाद देखो, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, मतलब अपने जो आधारभूत मामले हैं उनके अंदर सबकी सहमति होनी जरूरी है, केंद्र सरकार की सहमति होनी जरूरी है। जैसे कि समाज में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक व राजनीतिक दलों में सहमति होनी जरूरी है, मतलब बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो, तो सारों के अंदर सहमति होनी जरूरी है, जिससे क्या हो, लोकतंत्र को फायदा मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु थे जिससे लोकतंत्र को फायदा मिलता है, और ये बिंदु हर एक आम नागरिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिससे हम हमारी समझ के आधार पे जो लोकतंत्र है उसको खतरा पैदा नहीं। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अपना वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।